देखते हैं अब खबर 1 मिनट। पूर्वी चंपारण से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ के एक मोहल्ले के लोग कानून को तोड़ते हैं और जब पुलिस पहुँचती है तो उसे खदेड़ देते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो चकिया थाना क्षेत्र के एक वार्ड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमेश दास नाम के एक शख्स के घर एक बेटे के जन्मोत्सव को लेकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तेज आवाज में कान फोड़ू डीजे बज रहा था और ऑर्केस्ट्रा पर डांस चल रहा था। खबर पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोग भड़क गए और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर लोग कुर्सियां फेंकने लगे। भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई और वहां से निकल गई। वीडियो की जानकारी होने से पुलिस इनकार कर रही है। न्यूज 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेटियां किसी मामले में बेटों से कम नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग आज भी बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं। बेगूसराय में एक मां ने अपनी ममता को शर्मसार कर दिया। इस कलयुगी मां ने जन्म देने के बाद बेटी को सड़क के किनारे फेंक दिया और फरार हो गई। मामला भगवानपुर प्रखंड के नरहरिपुर पंचायत की है, जहां आम चुनने गई एक महिला को नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने भगवानपुर पीएससी को सूचना देकर एम्बुलेंस मंगवाया और बच्ची को पीएससी लाया गया। जांच में बच्ची स्वस्थ पाई गई, जिसके बाद ताजपुर की काजल देवी ने उस बच्ची को गोद लेने की बात कह रही है। गए वहाँ पर तो बच्चा के देखे तब उठा ले लिए। बच्चा पोसेंगे, अब आप लीजिएगा बच्चा। हाँ, बच्चा पोसेंगे। हालांकि कुछ कानूनी कार्रवाई बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो कई अपनाने वाले भी हैं। बेटियों से जुड़ी खबर पलामू से भी है, जहां कचनपुर गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों मासूमों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार महिला पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। इसी बीच उसके पति अर्जुन देव ने दूसरी शादी कर ली, जिससे महिला तनाव में रह रही थी। महिला को पति से 3 बेटियां हैं, जिसके लालन पालन और शादी का खर्च उसे सताने लगा। इसी चिंता के कारण अनीता देवी ने अपनी 2 मासूम बेटियों को घर के पास ही कुएं में फेंक दिया, जिससे एक 7 साल और दूसरी 5 साल की बेटी की मौत हो गई। महिला की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन बेटी होने के कारण पति ने छोड़ दिया था। वह अपने भाई के घर में रह रही थी। शादी करने के बाद में वो रख नहीं रहा था अपनी पत्नी को, तो इस वजह से वो तंग थी। 3 बच्चियां ही थी, तो इस वजह से उसका पति प्रताड़ित कर रहा था उसे, और इसी में वो अजीज होकर परेशान होकर अपने बच्चों को कुएं में डालकर और वो उसकी हत्या कर दी है। पुणे में जीवन बचाने के महान काम को लोगों ने काले कारोबार में बदल दिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में ब्लड के काले कारोबार में लगे 2 सरगना को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सदर थाना इलाके और खजांची हाट थाना क्षेत्र में खून निकालने और बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। सदर थाना के वार्ड संख्या 42 में राजकुमार नामक युवक ने 1 साल पहले यहां घर खरीदा था और उसी में खून का अवैध कारोबार शुरू किया। छापेमारी कर इस घर से फ्रीज में रखे 37 यूनिट अवैध खून बरामद किया गया। यहां नशेड़ियों को बुलाकर उनका खून लिया जाता था। वहीं हनुमान बाग से संजीव शाह को भी उनके घर से पकड़ा गया और उसके घर से 21 यूनिट खून बरामद किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर और खजांची हाट थाना प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे नालंदा का कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी चढ़ गया है। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर ठगी का आरोप है। बिहार शरीफ के सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर से दिल्ली साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस ने छोटू को गिरफ्तार किया है। छोटू चौधरी के पास से एक स्कॉर्पियो बगैर नंबर प्लेट के बरामद की गई है। कोरोना महामारी के दौरान छोटू चौधरी मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं मुहैया कराने के नाम पर ठगी करता था।
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद से ही छोटू चौधरी की दिल्ली साइबर क्राइम को तलाश थी। छोटू के 300 से अधिक गुर्गे सोशल साइट्स के जरिए लोगों से ठगी करते थे। फिलहाल छोटू चौधरी को दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है। गोपालगंज में शोहदों ने एक युवती की जमकर पिटाई कर दी। मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। बरौली के रतनसराय गांव की युवती का आरोप है कि उसके घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। अकेला देखकर पड़ोसी घर में घुस आया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोर मचाने के बाद पास से गुजर रहे उसका भाई पहुंच गया, जिसके बाद कोशिश में नाकाम रहे पड़ोसी ने मारपीट शुरू कर दी। घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित और 2 भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष ने मामले को मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ बताया है, साथ ही जांच करने की बात कही। शादी में चले गए थे, हम अकेले थे तो आए थे सब, संतोष शर्मा, रंजन शर्मा, साहिब शर्मा, रवि शर्मा, सुजीत शर्मा, अभिषेक शर्मा, छोटेलाल शर्मा, सब आए थे। सब सरकार शराब तस्करी रोकने और शराब के माफिया पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस एक खास एक्शन प्लान तैयार कर रही है। साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी है। बावजूद इसके बिहार में शराब तस्करी लगातार हो रही है। इसके जिम्मेदार हैं वो शराब माफिया जो नई नई तरकीबों के जरिए दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंचाते रहते हैं। नए कानून के तहत ऐसे अपराधियों की रिपोर्ट उनके गृह राज्य और जिले में भेजी जाएगी ताकि शराब की तस्करी पर सख्ती से अंकुश लग सके। दरअसल जेल से छूटने के बाद शराब तस्कर दोबारा काला धंधा शुरू कर देते हैं। पुलिस के इस प्लान से इन अपराधियों की कमर टूटेगी और दोबारा ये अपराधी अपने गृह जिले से शराब का गुड़ धंधा शुरू नहीं कर सकेंगे। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार में 4000 से ज्यादा शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पटना में शुक्रवार को बारिश के बाद रविवार तक तस्वीर नहीं बदली है। शनिवार को जहां दावे 6 घंटे में सभी जगहों से पानी निकालने का था, लेकिन आज भी उसमें कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। सुबह 10 बजे की जो तस्वीर राजवंशी नगर की दिखी, उसमें कल और आज में कोई खास अंतर नहीं दिखा। कल की तरह लोग आज भी पानी में घुसकर आगे निकल रहे हैं। पटना नगर निगम ने राजधानी में हुए भीषण जल जमाव को 6 घंटे के अंदर हटा लेने का दावा किया था। राजवंशी नगर में सचिवालय क्वार्टर में रहने वाले लोग 24 घंटे बाद भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को डेंगू का डर सता रहा है और लोग निगम के रवैये से नाराज हैं। पटना में हर साल बरसात के मौसम में जल जमाव होता है। निगम हर बार इसे ठीक करने का दावा करता है, लेकिन हालत जस के तस है। हर साल बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के कई जिले प्रभावित होते हैं। अमूमन जुलाई अगस्त में नदियां उफान पर होती हैं, लेकिन इस बार जून में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के खाड़ी टोला में भारी कटाव हो रहा है। जहां नदी का कटाव हो रहा है, वहां के लोग अपने पक्के मकान को तोड़कर अपने कीमती सामान को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। लोगों को डर है कि पानी और बढ़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि खून पसीने से कमाकर एक एक ईंट जोड़ने वाले आज खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि एक घर पक्का का घर बनाने में कितना टाइम लगता है। एक एक ईंट जोड़कर एक एक पैसा जोड़ करके खून पसीने की कमाई से लोग मेहनत करके घर बनाते हैं, और इनका तो कोई है भी नहीं, बेसहारा है लोग। एक साल पहले बरसात में मुजफ्फरपुर को झील बनते लोगों ने देखा था। कई मोहल्लों में कई दिनों तक जल जमाव हुआ, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। इस बार भी हालात बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। मानसून की पहली बारिश से शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। नाला जाम होने के कारण यहां से पानी नहीं निकल पा रहा है। नगर निगम के वार्ड 36 के हाजी कॉलोनी में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण उन्हें हर साल समस्या का सामना करना पड़ता है। कहाँ गए थे? वहाँ से चौक पर दवाई लाने के लिए। दवा लाने? हाँ। ये बड़ी स्थिति है ऐसी? स्थिति तो सरकार का दुहाई देना चाहिए इस पर। कितने दिनों से है ये पानी? तो यहाँ तो पूरे गर्मी के दिन में ही पानी लगा हुआ रहता है। अच्छा, अभी बरसात में? और बरसात का तो स्थिति देख रहे हैं क्या है। नहीं निकलता है। जगह होता तब ना निकलता, जगह कहीं है नहीं, सारा नाला बंद है। छपरा के पानापुर में गंडक का पानी तेजी से नीचे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहां कटाव भी बढ़ गया है। सोनवर्षा गांव के पास तेजी से हो रहे कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है। किसानों के फलदार पेड़ नदी में समा रहे हैं, वहीं इनके घर के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से कटाव को रोकने के लिए मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जा रही है। कटाव रोकने के लिए कुछ मिट्टी के बोरे जरूर डाल दिए गए हैं, जो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। 10 से 15 लकड़ी काट दिया है आज ना। आज ना शुरू से तो बहुत ज्यादा काट दिया। अब घर गाछ कितना गिर गया? गाछ तो बहुत ज्यादा गिर गया, यहीं पे कम से कम नहीं गिरा है तो 40 से 50 गिर गया है। ये हाल बरसात के शुरुआत के दिनों में है, जबकि अभी पूरा मौसम बाकी है। मॉनसून की बारिश ने दरभंगा नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। महज कुछ ही देर की बारिश से खुद दरभंगा नगर निगम पानी में डूब गया। देख सकते हैं कि नगर निगम परिसर किस तरह से झील में तब्दील हो गया है, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यही हाल शहर के सबसे प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज का भी है। शहर का दिल कहे जाने वाले टावर चौक की हालत भी कुछ अलग नहीं है। शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। लोग परेशान हैं। सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज, उसकी ये स्थिति है पानी की। नगर निगम एकदम साफ से सुस्त है। बीते साल भी पानी की वजह से दरभंगा के लोग परेशान रहे थे। अभी बरसात का मौसम शुरू ही हुआ है और ये हाल है। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सदर अस्पताल के जर्जर हो चुके भवन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज 18 ने जर्जर भवन की खबर दिखाई थी और ये भी दिखाया था कि कैसे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। कई सालों से यहाँ के कर्मचारी जर्जर भवन में काम कर रहे थे। इस दौरान यहाँ छत टूटकर गिर जाती थी, बारिश में पानी टपकता था, कई कर्मचारी जख्मी भी हो चुके थे। कर्मचारी लोग काम कर रहे थे आज से 2 दिन पहले पूर्व तक, और यह बिल्डिंग आज 26 को ढह रही है। पुनः यहाँ फिर दूसरा बिल्डिंग बनेगा। लेकिन खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और जर्जर भवनों को तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ जल्द ही नए भवन का निर्माण होगा, जहाँ स्वास्थ्य कर्मी निर्भीक होकर काम कर सकेंगे। गढ़वा जिले के 11 निजी अस्पतालों पर करोड़ों रुपए आयुष्मान भारत योजना के तहत घोटाले का स्वास्थ्य विभाग ने शक जताया है। ये अस्पताल फर्जी डॉक्टरों के नाम, इलाज और सुविधाओं के नाम पर 7 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान अब तक करा चुके हैं। यही नहीं, इन अस्पतालों ने जरूरी गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया है। कोरोना संकट में इन अस्पतालों ने कोविड के मरीज का इलाज करने के लिए 50% बेड को आरक्षित और वैक्सीनेशन करने की सारी व्यवस्था गाइडलाइन के तहत पालन करने का दावा किया और रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठा लिया। आयुष्मान भारत से संबंध जो भी अस्पताल है उसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा इंस्पेक्शन कराया गया था, तो उसमें कुछ अनियमितता मिलने के बाद उनका भुगतान पर उपायुक्त महोदय के द्वारा रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। उसमें 12 अस्पतालों को उन्होंने विजिट कराया। कोरोना से जंग में टीकाकरण अहम है, लेकिन इसमें भी लापरवाही सामने आई है।
एक छात्रा को बिना कोरोना का टीका लगे ही उसके नाम से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज की है। छात्रा स्वीटी ने टीका के लिए कोविन ऐप पर स्लॉट बुक किया था। जब वो टीका केंद्र पर वैक्सीन लेने पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उसके बाद उसने संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी बीच उसके मोबाइल पर वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट आ गया, जिसके बाद परेशान छात्रा ने सीधे डीएम को फोन कर दिया। डीएम के निर्देश पर अधिकारी छात्रा को समझाने पहुंचे, जहां अधिकारियों को छात्रा ने खूब खरी खोटी सुनाई। मानते हैं कि आप गलती मान रहे हैं। एक आप हम न्यूज सुने थे कि यहाँ पे मतलब कि किसी का वो ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गया। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही से अभी तक आप लोग नहीं सीखे कि फिर अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली कोरोना का मेडल लेके वैक्सीन के लिए हम गए थे कि देखिए सर हम मतलब वैक्सीन नहीं मिला और सर्टिफिकेट, लेकिन इस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्यों मुझे डीएम सर को फोन करना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम के बुरुजबोनी गांव की रहने वाली कारमी हेम्ब्रिम हर दिन अपनी लापता मां को ढूंढने के लिए गांव-गांव का चक्कर काट रही है। मां की तस्वीर और बैनर लेकर गांव में अपनी मां की तस्वीर दिखाती है। हर किसी से वह पूछती है कि किसी ने उसकी मां को देखा है। बेटी ने लापता मां का पता बताने वाले को पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इनाम देने के लिए वह जमीन बेचेगी। बीते 2 जून को गाँव की अन्य महिलाओं के साथ उसकी मां गांव के पास ही जंगल में मशरूम चुनने गई। उसके बाद लौटकर वापस नहीं आई। बेटी ने पिता जोड़ी थाने में केस भी दर्ज कराया है। वो बहुत मुश्किल घड़ी में रखे हैं। चाहे वो हम लोग को कोई भी वो हम लोग को ढूंढ के मेरी माँ को जो ला देंगे, वो हम लोग चाहे अपना ज़मीन बेचना पड़े, चाहे घर का हिस्सा बेचना पड़े, हम लोग किसी तरह से जो इनाम रखा गया है उसको मेरी माँ को अगर पहुँचा देंगे तो हम लोग तुरंत अपने हाथों हाथ 1 लाख रुपया थमा देंगे। सरकारी योजना जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है। बेगूसराय जिला प्रशासन भी सब कुछ सही होने का दावा करता है, लेकिन कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। एक मामला बखरी अनुमंडल क्षेत्र के साखू पंचायत का है, जहां एक गरीब विधवा को अब तक न इंदिरा आवास की सुविधा मिली है और न ही राशन कार्ड। इतना ही नहीं, शकुनिया देवी का आधार कार्ड भी अब तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण वो कोरोना वैक्सीन भी नहीं लगवा पा रही हैं। गांव के लोग थोड़े बहुत कुछ दे देते हैं, जिससे महिला अपनी जिंदगी गुजार रही है। खाए नहीं मिले, सरकार के घर बनाए दो, खाए दो। हालांकि बखरी के उप प्रमुख अमित देव ने सूचना मिलने के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द ही शकुनिया देवी को राशन कार्ड एवं इंदिरा आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। पीएम मोदी ने 77वीं बार मन की बात की। पीएम ने कई मुद्दों के साथ तीरंदाज दीपिका की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को पेरिस वर्ल्ड कप और टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी है। पीएम की शुभकामना पर दीपिका के माता पिता ने खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कहा। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो ने कहा कि घर में अब बेटी के अलावा उनके दामाद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ऐसे में इस बार पदक तो पक्का ही है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और जो मन की बात बोले हैं उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और अभी जो बेटी पेरिस में खेल रही है, बेटी दामाद दोनों खेल रही है, ये अपने आप में हम गर्व महसूस करते हैं। अंदर खुशी लगता है कि पहले तो मेरे पास एक खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी है, कुछ न कुछ जरूर आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।